नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उस एक दशक की जिसने सच पूछिए तो सब कुछ बदल कर रख दिया। ये समय था 1922 से 1931 के बीच का, जब निराशा की राख से अवज्ञा की एक ऐसी ज्वाला भड़की जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक बिल्कुल नई और मजबूत दिशा दी। जरा सोचिए, 1922 में आंदोलन कैसा था? बिखरा हुआ, ठहरा हुआ सा लग रहा था। और फिर 10 साल भी पूरे नहीं हुए, 1931 तक पूरा देश एक लक्ष्य के लिए एक साथ खड़ा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज़ादी की ये लड़ाई इतने कम समय में इतनी तेजी से आगे बढ़ गई। चलिए इस रोमांचक सफर को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है 1922 से, चौरी चौरा की उस घटना के बाद जब असहयोग आंदोलन को अचानक ही रोकना पड़ा। उस वक्त आंदोलन को आगे बढ़ने के लिए एक नए रास्ते की सख्त जरूरत थी। और यहीं से एक नई सोच ने जन्म लिया। जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई। उनका मकसद था कि भाई अब सिर्फ बाहर से विरोध नहीं करना है, बल्कि सिस्टम के अंदर घुसना है। मतलब काउंसिलों में जाकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव था। सब कुछ चल ही रहा था कि ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी। नवंबर 1927 में उन्होंने भारत के भविष्य पर फैसला करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। इस कमीशन में थे 7 सदस्य। और यहाँ पर आता है असली ट्विस्ट। भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने वाले इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे। ये तो सीधा सीधा भारत का अपमान था। और बस इसी एक बात ने पूरे देश में जैसे आग लगा दी। और साइमन कमीशन को लेकर ये जो गुस्सा था ना, ये बहुत जल्दी पूरे देश में प्रतिरोध की चिंगारियों से आग में बदल गया। समाज का हर तबका, हर कोई इसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। तो हुआ ये कि 3 फरवरी 1928 को जैसे ही ये कमीशन भारत पहुंचा, पूरा देश साइमन गो बैक के नारों से गूंज उठा। लाहौर में एक ऐसे ही विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ, जिसमें हमारे महान नेता लाला लाजपत राय इतनी बुरी तरह घायल हुए कि बाद में उनका निधन हो गया। इस घटना ने लोगों के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया। अब ये जो विरोध था, ये एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। एक तरफ तो था पॉलिटिकल जवाब। मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में नेहरू रिपोर्ट तैयार हो रही थी, जिसमें भारत के लिए एक संवैधानिक ढांचा पेश किया गया। और दूसरी तरफ जमीन पर सरदार पटेल के नेतृत्व में बारडोली में एक जबरदस्त किसान आंदोलन चल रहा था, जहां किसान बढ़े हुए लगान के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। और इसी माहौल में आज़ादी की लड़ाई की एक और धारा, क्रांतिकारी धारा, वो भी जोर पकड़ रही थी। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। देखिए, उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि बहरी हो चुकी ब्रिटिश हुकूमत के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। तो इन सब घटनाओं ने मिलकर, और ये जो बढ़ता हुआ विरोध था, इसने आंदोलन के नेताओं को अपने अंतिम लक्ष्य के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। अब तक जो डोमिनियन स्टेटस की मांग थी, मतलब ब्रिटिश राज के अंदर ही स्वशासन, वो अब काफी नहीं लग रही थी। तो सालों तक स्वशासन की मांग के बाद अब नया लक्ष्य क्या होगा? सवाल बड़ा था। और दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इस सवाल का एक ऐसा जवाब मिला जिसने इतिहास रच दिया। और वो जवाब था एक शब्द में, पूर्ण स्वराज। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक ऐलान था, एक घोषणा जिसने आज़ादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो आखिर ये पूर्ण स्वराज था क्या? इसका मतलब था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी आज़ादी। लाहौर अधिवेशन में जो ये प्रस्ताव पास हुआ, उसने एकदम साफ कर दिया कि अब ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। कोई आधे अधूरे सुधार नहीं, लक्ष्य सिर्फ एक, पूर्ण स्वतंत्रता। और इस जज्बे को, इस भावना को पूरे देश में फैलाने के लिए 26 जनवरी 1930 के दिन को पहले स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया। ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था, देश को आने वाले महासंघर्ष के लिए तैयार करने का एक तरीका। तो आज़ादी की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन उससे पाने के लिए एक बड़े एक्शन की जरूरत थी।
और वो एक्शन बना नमक सत्याग्रह, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। इस मार्च को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला कदम 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की। फिर दूसरा हिस्सा था ये लंबा सफ़र। 24 दिनों तक पैदल चलकर वो दांडी के तटीय गांव पहुंचे। और फिर आया तीसरा और सबसे अहम कदम। 6 अप्रैल 1930 उन्होंने मुट्ठी में नमक उठाकर ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ दिया। ये देखने में बहुत साधारण सा काम था, लेकिन ये ब्रिटिश शासन को सीधी चुनौती थी। और यहीं पर हमें साफ दिखता है कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये पिछले आंदोलनों से अलग कैसे था। देखिए, अब लक्ष्य सिर्फ साम्राज्य के अंदर स्वशासन पाना नहीं था, लक्ष्य था पूर्ण स्वराज। और तरीका भी सिर्फ असहयोग नहीं था, तरीका था जानबूझकर एक्टिव होकर कानूनों को तोड़ना। ये एक बड़ा फर्क था। इस देशव्यापी आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाया। और इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि उन्हें बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो नवंबर 1930 में लंदन में पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता तो थे नहीं, तो वो बेनतीजा रही। इधर भारत में आंदोलन का दबाव बढ़ता जा रहा था और आखिरकार 5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौते पर दस्तखत हुए। तो ये समझौता था महात्मा गांधी और उस वक्त के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच। इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया और राजनीतिक बातचीत का रास्ता खोला गया। ये एक बहुत ही अहम मोड़ था, जहां संघर्ष को रोककर संवाद को एक मौका दिया गया। तो एक समझौता हो गया, आंदोलन रुक गया। लेकिन सोचिए, जब लक्ष्य पूर्ण स्वराज का तय हो चुका था, पूरी आज़ादी का, तो क्या ये माना जा सकता था कि संघर्ष सच में खत्म हो गया था? ये सवाल आने वाले वक्त के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा था।